एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनना और समझना, ये नोटिफिकेशन आपके लिए, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो है। पीछे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 38 को मैम ने अपने मेन वीडियो में, मेन सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर वीडियो में क्यों नहीं इंक्लूड किया, रीजन आज आपको पता चलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में ही बाप क्वेश्चन है बच्चों, और इनके आने की संभावना सीबीएसई में बहुत ज्यादा है। तो उसमें कहीं आप खो ना जाएं, कभी अलविदा ना कहना हो जाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इन दोनों क्वेश्चन का एक छोटा छोटा वीडियो बनाया जो कि 4 से 5 मिनट का होगा। छोटा वीडियो है तो देख सकते हो, काम चोरी इसमें करना मत, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो क्या मैं कहना चाह रही हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से सुनोगे, आंसर आपको मिलेगा। अगर आपको आंसर मिलेगा तो भैया आप समझ जाओगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज को रटी जाए, और रटी हुई चीजें हमें कभी भी जीवन में याद नहीं रहती बच्चों, ये हमेशा याद रखना। रट्टाफिकेशन तो जीवन में कभी काम आता ही नहीं है, क्लियर है। नेवर नेवर नेवर। तो रट्टाफिकेशन हमको करना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना और कैसे लिखना है। और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन जो आज मैं आपको इन अगले दो वीडियोस में बताने वाली हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का ए जो पार्ट है वो है वेरिएशन इन अ डीएनए इज बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर द टाइम। एक्सप्लेन। बताइए, वेरिएशन इन अ डीएनए इज बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर अ टाइम। बताइए इसमें क्या लिखेंगे आप। वेरिएशन, वेरिएशन इज व्हाट? इट इज द चेंजेस इनटू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इट इज द चेंजेस ऑफ द इनटू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट। क्लियर है। वेरिएशन का डेफिनेशन हम सबको पता है क्या होती है। अगर एक ही माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो उन चारों बच्चों में क्या आपको अलग अलग दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। सो वेरिएशन क्या होता है बच्चों? वेरिएशन इज द changes in between the offspring of same parent, ठीक है। अब वेरिएशन होना बहुत बेनिफिशियल है, बिल्कुल सही बात है। सपोज दैट इफ द एनवायरमेंट गोइंग टू बी चेंज, मान लो कि ओला गोला पानी, मान लो किसी एक बैक्टीरिया के 100 बच्चे पैदा हुए, मान लो कि सारे, बहुत बारिश नहीं हुई, बहुत ज्यादा, मान लो 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया, उसमें से 99 बैक्टीरिया मर गए क्योंकि उनके पास ऐसा जीन नहीं था जो हॉट एनवायरमेंट को टॉलरेट कर पाता था। एनसीईआरटी का एग्जांपल बता रही हूँ। पर लग बाई चांस एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसके पास एक ऐसा जीन पहुंच गया जो उसे हीट में सर्वाइव करने में मदद करता था। तो ऐसा क्या हुआ बच्चों? एक ही बैक्टीरिया के मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है। कितने? 100 बच्चे। अब 100 बच्चे में 99 में कोई चेंजेस भले डीएनए में नहीं आए, पर एक तो चेंज हुआ। इट मीन्स टू से दैट कि वन बैक्टीरिया शोइंग द वेरिएशन फ्रॉम द 99 and one bacteria having the capability to survive into the heat environment। और अगर वो heat environment में survive कर पा रहा है, इसका मतलब वो उसके में वेरिएशन था। अब वेरिएशन है कि नहीं है बेनिफिशियल? अगर मान लो किसी को भी डीएनए में वो वाला चेंज नहीं मिलता तो पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती। फिर क्या करते? मंजीरा बजाते? नहीं ना। तो इसलिए वेरिएशंस आर वेरी वेरी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म सो दैट वी कैन सर्वाइव इनटू द पर्टिकुलर एनवायरमेंट। अदरवाइज अगर आपके पास वेरिएशन नहीं होगा एंड कंटिन्यूअसली एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो आप उस बदलते हुए एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यस, वेरिएशन इज डीएनए इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्पीशीज ओवर अ टाइम बिकॉज इट विल गिव, यहाँ पे लिखेंगे आप, इट विल गिव, लिख रही हूं मैं, इट विल गिव सर्वाइवल एडवांटेज। सबसे पहले ये क्या देता है आपको? इट विल गिव सर्वाइवल एडवांटेज नंबर 1, ठीक है। और वेरिएशन की वजह से ही क्या होता है? वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन भी होता है। तो ओवर अ टाइम अगर आपके स्पीशीज, हर बार जनरेशन में वेरिएशन होता जाएगा तो कुछ समय के बाद एक नई स्पीशीज आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि नई स्पीशीज आए तो वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं चाहे तो, ठीक है। वेरिएशन अलाउज द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गई भाई? वेरिएशन का अपन ने डेफिनेशन भी लिखा है यहाँ पे। वेरिएशन इज द चेंजेस इन बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट, ठीक है। तो वेरिएशन से क्या मिलता है आपको? डाइवर्सिटी। आप पहचान पाते हैं कि भैया शर्मा जी के 4 बच्चे गिट्टू बिट्टू चिट्टू किल्लू जो भी हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ ड्रास्टिक अल्टरेशन ऑफ नीशेस, नीशेस क्या होता है? नीशेस वो पर्टिकुलर एनवायरमेंट है जिसमें हम रह रहे हैं। जैसे अभी के लिए मेरा नीश क्या है? ये रूम है, इस रूम में मैं रह रही हूँ ना, ये मेरा नीश है, ठीक है। तो देखो भैया ऐसा है कि अगर वेरिएशन अचानक से आ गया, पता चला हम सोए थे और सुबह उठे तो हमारे सींग आ गए, तो बेटा अगर ऐसे सींग आ जाएगी तो ये तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो वेरिएशन जो होता है ये हमेशा कैसा होता है? स्लो होता है। कैसा होता है? स्लो होगा। अगर स्लो होगा तो कैसा होगा? बेनिफिशियल होगा। स्लो होता है तो कैसा होता है बच्चों? बेनिफिशियल होता है, ठीक है। बेनिफिशियल होता है तो इससे क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन होता है तो क्या आती है बच्चों? न्यू स्पीशीज आती है। पर अगर मान लो
पर अगर मान लो अचानक से कोई वेरिएशन आ गया, ड्रास्टिक अल्टरेशन इन डीएनए हो गया, तो हो सकता है कि वो वेरिएशन सर्वाइव ना कर पाए। तो कभी भी वेरिएशन ड्रास्टिक और तेज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि वो स्पीशीज उस वेरिएशन को टॉलरेट ना कर पाए और पूरी पॉपुलेशन खराब हो जाए। तो अगर हमारे पास वेरिएशन है तो ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि आप उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाए, और वेरिएशन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज एंड द इवोल्यूशन। तो आप बहुत सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। यस, वेरिएशंस आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन गिव्स द सर्वाइवल एडवांटेज, वेरिएशन गिव्स द इवोल्यूशन एडवांटेज, वेरिएशन गिव्स द एडवांटेज ऑफ अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द वेरिएशन वी कैन आइडेंटिफाई द किड्स ऑफ द सेम पेरेंट। तो आप ये सारी चीजें लिख देना। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आएगा बच्चों, वेरिएशन वाला बड़ा ही पॉपुलर सवाल है। अगला क्या है, एक्सप्लेन एन इंस्टेंस वेयर द रिप्रोडक्शन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव टू द सस्टेन्स ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, चलो अब देखो, हायर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन विड लीड टू द अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ लीडिंग टू द कॉम्पिटिशन ऑफ द रिसोर्सेज, सब्सीक्वेंट लोअर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। ये बोल रहा है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन समझो पहले। एक्सप्लेन द इंस्टेंस वेयर द रिप्रोडक्शन वुड बी द काउंटर प्रोडक्टिव टू द सस्टेनेंस ऑफ द स्पीशीज। आपको ये बताना है कि रिप्रोडक्शन जो है वो काउंटर कर सकता है आपके सस्टेन के लिए। बिल्कुल सही है। अगर आप बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करोगे लल्ला तो क्या होगा बताओ, अगर आप बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करोगे तो रिसोर्स के लिए लड़ाई होगी, स्पेस के लिए लड़ाई होगी, एजुकेशन के लिए लड़ाई होगी, बेरोजगारी की समस्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इस तरीके से आप बहुत किलिंग प्रवृत्ति के हो जाएगा, पता चला खून घोप दिए, क्राइम बढ़ जाएगा। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, नहीं, इट इज वेरी गुड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। बट इफ यू आर नॉट कंट्रोल द रिप्रोडक्शन, अगर आप नहीं करेंगे तो ये क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन विल काउंटर प्रोडक्टिव टू द सस्टेनेंस ऑफ स्पीशीज। का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन काउंट कर सकता है आपके सस्टेन होने के लिए। क्यों भैया, आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, तो क्या आप अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे? नहीं। तो ये क्वेश्चन समझना, काउंटर का मतलब उल्टा, रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये काउंटर कर सकता है आपके सस्टेन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, इसलिए मैंने इसको अलग बनाया है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? मेंस्ट्रुएशन होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, सीधी बात है। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है बताओ? Every time uterus is so optimistic, every time uterus क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होती है, इस बार तो बच्चा पैदा करके ही रहूंगी, ऐसी की तैसी। तो हर बार यूट्रस इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वो ये सोचती कि इस बार तो बच्चा पैदा करके रहूंगी। इस चक्कर में होता ये है कि मान लो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो तैयारी होती है यूट्रस की, इट विल रिमूव्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लीड। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही लिखा होगा। ठीक है, तो एग सर्वाइव फॉर अ डे इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिर्फ 24 घंटे के लिए एग सर्वाइव करता है। इन केस if egg is not fertilized, the lining of uterus is shed out in the form of from the vagina, and this is called as, बेटा ये भी लिखना, this is called as menstruation। ठीक है, और बढ़ाना आंसर तो क्या लिख सकते हैं, this is called as menstruation, this occurs, ये कब होता है, this occurs alternate in a month, this occurs alternate, या लिख सकते हैं this occurs, ऐसा लिखो, दिस अकर्स एवरी मंथ। ठीक है, दिस अकर्स एवरी मंथ इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो हर महीने ये आपको होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्क्राइब, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना, रिप्रोडक्शन काउंटर पार्ट फॉर योर सस्टेनेंस। बिल्कुल सही बात है, अगर बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करोगे तो ये काउंटर करेगा आपके ही सर्वाइवल के लिए। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। सीड कैसे फॉर्म होता है बताओ जल्दी से, कैसे फॉर्म होता है, पढ़ाया आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा, व्हेन द पोलन ग्रेन रिलीज इनटू द स्टिग्मा, ठीक है, they will develop the pollen tube having the two gametes। ठीक है, pollen tube enter into the ovule, ठीक है, and it first gamete fertilized with the egg cell and this will make the zygote will divide into the embryo and now the ovule which having the embryo, this is called as seed। एक ऐसा ओव्यूल जिसके पास, ही 15 बार पढ़ चुके हो, ये हो गया ओव्यूल और ये हो गया एम्ब्रियो। एक ऐसा एम्ब्रियो जिसके पास, एक ऐसा ओव्यूल जिसके पास एम्ब्रियो होता है, इसे ही तो सीड कहते हैं। ठीक है, तो यही लिखा होगा, देखो पोलन
फ्रॉम द स्टेमन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, इसे हम क्या कहते हैं लल्ला मेरे, बताओ जल्दी से बताओ। इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से जो पोलन ग्रेन है वो स्टेमन से स्टिग्मा में आ गए, ठीक है। फिर क्या डेवलप हुई, पोलन ट्यूब, सेम चीज मैंने यही बताई आपको। फिर क्या हुआ, पोलन ट्यूब में कितने जर्म सेल हैं, बताओ कितने मेल गैमीट है, 2 जर्म सेल्स हैं। तो आपका मेल जर्म सेल किससे फ्यूज हुआ, एक्स सेल के साथ, ठीक है। ये याद रखना, पोलन ट्यूब में एक जर्म सेल नहीं होता, 2 जर्म सेल होते हैं। तो एक हमें मतलब एक ही जर्म सेल है, तो एक जर्म सेल किससे फ्यूज हुआ, एक्स सेल के साथ, और बनाया क्या, जाइगोट। अब यही जाइगोट जो है ये डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसके अंदर बन रहा है, ओव्यूल के अंदर। इवन फर्टिलाइजेशन भी ओव्यूल के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। नाउ ये जो ओव्यूल है ये सीड में डेवलप हो जाएगा और इसके ऊपर एक और कोट होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी लल्ला, द ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। अगला सवाल इसमें क्या है, सजेस्ट एनी 2 रीजन व्हाई चाइल्ड मैरिजेस आर हैजार्ड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ वुमन। बेटा इसमें तो तुम जितनी फेकोलॉजी कर सकते हो वो कर सकते हो। सजेस्टेड एनी 2 रीजन व्हाई द चाइल्ड मैरिज। देखो अगर आप छोटे बच्चे की शादी करोगे तो उसका यूट्रस इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता कि वो बच्चे को कंसीव कर पाए, तो हो सकता है बच्चे की मृत्यु हो जाए या माँ की मृत्यु हो जाए, ठीक है। और शारीरिक तौर से बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, यही लिखा भी होगा, चलो देख लो। Female will not have reached full sexual maturity at the time of marriage, यही लिखा मैंने। At the time of marriage, if the early marriage going to happen, then what will happen? The sexual maturity will not attained by the female. Uterus is not going to develop very much. Then what will happen? अगर माता conceive भी कर ले तो उससे कोई फायदा थोड़ी है, abortion हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी अगर टीनेज में होगी तो हो सकता है एडवर्स इफेक्ट फीमेल बॉडी की हो, या एबॉर्शन हो जाए, क्या हो जाए, बच्चे का एबॉर्शन हो जाए, या फीटस की डेथ हो जाए। फीटस की क्या हो जाए बच्चों, डेथ हो जाए। मैं लिख रही हूँ, देखो मतलब नहीं हमें क्या आया है, हमें ये है कि हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। फीटस की डेथ हो जाए, या हो सकता है कि मदर की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ओके डन, हो सकता है कि मदर की डेथ भी हो जाए, तो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। चलिए ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो इतना बड़ा क्वेश्चन इसीलिए मैंने छोड़ा था इसको कि अलग से बनाऊंगी। गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैकेनिकल बैरियर ओवर द अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखो पहली बात तो बैरियर जो मेथड होता है वो हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कभी भी बैरियर मेथड की वजह से नहीं होती। बैरियर मेथड जो होते हैं दे आर ऑलवेज बेटर देन एनी अदर मेथड, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्या होता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है। कॉपर टी से क्या हो जाता है, अगर वो प्रॉपर जगह पे आईयूसीडी है, कॉपर टी क्या है, दिस इज द आईओडी है, आईयूसीडी है, अगर ये प्रॉपरली यूटेरस में प्लेस नहीं हुआ, इधर उधर घुस गया तो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। इट मे कॉज हैवी ब्लीडिंग। सर्जिकल मेथड अगर ढंग से परफॉर्म नहीं हुआ तो इट मे लीड टू द इन्फेक्शन, उससे भी आपकी डेथ हो सकती है। तो बैरियर मेथड जो है, सीधी बात यह है कि जो बैरियर मेथड होते हैं दे आर ऑलवेज गुड, बेटर एंड बेस्ट, क्योंकि बैरियर मेथड में हमें पहली बात तो किसी भी डॉक्टर के, जैसे कॉन्डम को यूज करने के लिए किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ना तो इसमें कुछ इन्वेजन हो रहा है, ना सीजर यूज हो रही है, ना तो सूचर यूज हो रहे हैं, ना तो कुछ यूज हो रहा है, ना तो कैची यूज हो रही है, ना तो कोई सर्जरी यूज हो रही है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांस नहीं है। इन्फेक्शन नहीं होगा तो इन्फेक्शन से बचे रहोगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचे रहोगे, बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। सो बैरियर मेथड हैविंग द सो मेनी एडवांटेजेस ओवर द एनी अदर मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। सो ये हुआ बच्चों कौन सा नंबर क्वेश्चन। सो दिस इज द 35 नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन किया, और ये बहुत जरूरी था ये क्वेश्चन आने की। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, देखो 6 क्वेश्चन दिए हैं, ये 6 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द 35 क्वेश्चन नंबर ऑफ द सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर। आई होप जो मैंने आपको एक लाइन समझाई वो अच्छे से समझ में आई और आप क्वेश्चन को अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।